हेलो दोस्तों, मैं मोहित आपके बीच हाजिर हूँ प्रकाश इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब के आभासी दुनिया में, वर्चुअल दुनिया जहाँ पे आप रूबरू होते हैं। अभी तक क्या होता था कि आप मेरे सामने नहीं होते थे, सिर्फ मैं आपके सामने होता था। डिजिटल बोर्ड पे हमारी क्लास चलती थी, लेकिन होता क्या था कि क्लासेस रात में चलने के कारण आप लोग भी एकदम मतलब अगले दिन का करंट अफेयर दूसरे दिन देखना थोड़ा एक वो हो जाता है कि पिछला दिन बीत गया, दूसरा दिन स्टार्ट हो गया, अगला करंट अफेयर आ जाएगा। ऐसा कुछ थोड़ा मुझे भी लगता था कि रात में करंट अफेयर दिन भर का डालना, भले ही अगले दिन दूसरा थंबनेल दे के अगले दिन का करंट अफेयर में दे के अपलोड कर दूं, तो उससे अच्छा है कि जो डेली का करंट अफेयर है वो मॉर्निंग में अपलोड कर दिया जाए। मैं कोशिश करूँगा कि डेली मॉर्निंग में 9 बजे तक आपको करंट अफेयर की क्लास आपके यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हो जाए। आप लोग इसको देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, मैं कोशिश करूँगा कि 20 से 22 मिनट के अंदर आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाए और आप इसको आसानी से सारे करंट रिवाइज कर सकते हैं, बशर्ते आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट तब होगा आप डेली के वीडियो देखते जाइए। सिर्फ 20 मिनट का समय आपको निकालना है, आपको कोई भी कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप डेली के करंट अफेयर फॉलो करिए। लास्ट में यदि आप पढ़ना चाहें तो कोई एक मैगज़ीन पढ़ सकते हैं जिसमें जो आपके बचे हुए करंट रहेंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। यदि परीक्षा में 30 नंबर के करंट अफेयर आएंगे तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम 30 में 20 से 22 नंबर करंट अफेयर आपके इसी वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे, और जो 7 से 8 नंबर रहेंगे वो आप इधर उधर से जो अन्य सोर्सेज होते हैं उनसे आप कवर कर सकते हैं, लेकिन 30 में 22 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो इस वजह से आप वीडियो को गंभीरता से लीजिएगा। चीज़ें कुछ बदली हैं, बदलाव हुआ है और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और बाकी जो क्लासेस हैं वो तो डिजिटल बोर्ड पे सारी चलती रहेंगी, लेकिन जो हमारी करंट वाली क्लास है ये आपको डेली ऐसे ही रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको सुबह एक टाइम मुहैया करा दी जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन होंगे। तो भारत के जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड है उसके अध्यक्ष कौन है, तो उसके अध्यक्ष नए नामित किए गए हैं रवि मित्तल। रवि मित्तल जी की ये फोटो है। पहले रवि मित्तल खेल सचिव थे। ठीक है, जो रवि मित्तल जी जो थे वो खेल सचिव थे। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के तहत आता है, और वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की मंत्री कौन है, तो इसकी मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। ठीक है, निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री भी हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स भी इन्हीं के अंदर है। ठीक, इन्हीं के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं प्रश्न। प्रोजेक्ट 75 की 5वीं पनडुब्बी भारतीय नौसेना के आईएनएस वागीर ने हाल ही में अपना समुद्री परीक्षण शुरू किया है। आईएनएस वागीर पनडुब्बी किस वर्ग से संबंधित है, तो जो आईएनएस वागीर पनडुब्बी है यह कलवरी क्लास से संबंधित है। किस क्लास से, कलवरी क्लास से संबंधित है। अब हुआ क्या कि जो प्रोजेक्ट 75 है इसके तहत 6 पनडुब्बियाँ बनाई जाएंगी। 6 पनडुब्बियाँ कौन कौन सी, कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागसीर। कलवरी, खंडेरी, ठीक, करंज, वेला, वागीर और वागसीर। ठीक, ये 6 पनडुब्बियाँ बनाने का प्रोजेक्ट 75 के तहत एक वो निर्धारित किया गया कि भारत वो जो नेवी है उसको 6 पनडुब्बियाँ बना के दी जाएंगी। और ये पनडुब्बियाँ किसके द्वारा बनाई जा रही हैं, तो आप ये जानिए कि जो पनडुब्बियाँ हैं इनमें तो पहले आप जानिए कि वागीर और वागसीर, ये 5वीं जो वागीर है ये 5वीं पनडुब्बी है। ठीक, जो वागीर है ये 5वीं पनडुब्बी है। अब छठवां आएगा वागसीर। छठवीं कौन सी आएगी, वागसीर आएगी। तो आईएनएस वागीर को बनाया किसने है, तो इसको मझगांव डक शिपयार्ड बिल्डर्स ने बनाया है। मझगांव डक शिपयार्ड बिल्डर्स लिमिटेड जो मुंबई में पड़ता है उसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट अब देखिए ये तो हो गया 6 पनडुब्बियाँ प्रोजेक्ट 75 के तहत बनेंगी, लेकिन अब सरकार ने क्या घोषित कर दिया है, सरकार ने प्रोजेक्ट 75I, ठीक, 75I की भी घोषणा कर दी है। उसने कहा है अब 6 पनडुब्बियाँ हमें और चाहिए, 6 पनडुब्बियाँ
हमें और चाहिए। तो अब ये 6 पनडुब्बियाँ कौन बनाएगा, इसकी अभी घोषणा सरकार के द्वारा नहीं की गई है और इनके नामों की भी घोषणा अभी सरकार के द्वारा नहीं की गई है। अब ये जानिए कि जो INS वागीर है ये किस क्लास की है, तो ये कलवरी क्लास की सबमरीन है। ठीक है, वर्तमान में नेवी के चीफ कौन है, तो आर हरिकुमार। कौन? आर हरिकुमार जो है, आर हरिकुमार नेवी के प्रमुख हैं। ठीक है, आर हरिकुमार नेवी के प्रमुख हैं। नेवी द्वारा अभी एक सर्वेक्षण जहाज INS संधायक, INS संधायक, INS संधायक अभी लॉन्च किया गया है। कौन सा जहाज है ये? एक सर्वेक्षण जहाज है। ठीक है, सर्वेक्षण जहाज INS संधायक लॉन्च किया गया। और अभी हाल ही में एक जहाज है INS खुखरी, INS खुखरी, INS खुखरी। ठीक है, तो इसको सेवानिवृत्त कर दिया गया है, INS खुखरी को सेवानिवृत्त कर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये हमारा हो गया कि प्रोजेक्ट 75 में वागीर किससे संबंधित है, कौन सी क्लास सबमरीन है, तो कलवरी क्लास सबमरीन है। INS 75 के बारे में भी आपने जान लिया, किसमें 6 पनडुब्बियाँ बनाई जाएंगी, कौन कौन सी? कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागसीर। ये जो कलवरी, खंडेरी, करंज, वागीर, वागसीर, ये सब आप नाम सुन रहे हैं ना, तो इसमें जो कलवरी है ना, कलवरी एक मछली होती है, मछली के नाम पर इसका, बहुत एकदम मैन ईटर मछली होती है, बहुत खतरनाक मछली होती है। वागीर भी एक मछली है, वागसीर भी एक मछली है। जो खंडेरी है ना, खंडेरी एक दुर्ग था, नाम सुना होगा, इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रकाश सर ने पढ़ाया ही है। खंडेरी जो है, तो खंडेरी एक शिवाजी का दुर्ग था। ठीक है, और करंज जो है, करंज मुंबई के पास में एक द्वीप है। तो इन्हीं सब के ऐसे मतलब कि जो नाम है, ऐसे ही नाम रखे गए हैं, कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर, वागसीर, सॉरी। ठीक, और उसके बाद में आपको मैंने बताया कि जहाज एक INS संधायक नेवी के द्वारा बनाया गया है। ठीक, आर हरिकुमार जो है वो नेवी के प्रमुख हैं, और जो ये INS वागीर है, INS वागीर मझगांव डक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारत और नेपाल ने हाल ही में किस नदी पर मोटर योग्य पुल बनाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो भारत और नेपाल के मध्य किस नदी पर मोटर योग्य पुल बनाया जाएगा? मान लीजिए ये भारत है और ये नेपाल है, तो इसको जोड़ने के लिए एक मोटर, ये बीच में नदी बह रही है। ठीक है, तो इस नदी का नाम पूछा गया, ये कौन सी नदी है, तो ये महाकाली नदी है। कौन सी नदी है? महाकाली नदी है। यह उत्तराखंड के धारचूला को, जो भारत वाला हिस्सा जो है, इसमें धारचूला को जो नेपाल का सीमांत पश्चिम या सुदूर पश्चिम जो क्षेत्र है उससे जोड़ेगा। ये जो पुल है ये धारचूला को नेपाल से जोड़ेगा। ठीक है, अब नेपाल की बात आई है, तो नेपाल में सतलज जल विद्युत निगम के द्वारा लोअर अरुण प्रोजेक्ट, अरुण 3 प्रोजेक्ट, ठीक, ये सब किसके द्वारा चलाया जा रहा है? सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा नेपाल में लोअर अरुण प्रोजेक्ट और अरुण 3 प्रोजेक्ट, ये सब सतलज जल विद्युत निगम के द्वारा चलाया जा रहा है। नेपाल के साथ हम लोग एक युद्ध अभ्यास भी करते हैं, सूर्य किरण। कौन सा युद्ध अभ्यास? सूर्य किरण युद्ध अभ्यास करते हैं नेपाल के साथ में। ठीक है, और नेपाल के साथ में आप नेपाल के बारे में जानिए कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं कौन है? शेर बहादुर देउबा। विद्या देवी भंडारी यहाँ की राष्ट्रपति हैं। काठमांडू यहाँ की राजधानी है। ठीक, काठमांडू में ही सार्क का मुख्यालय है। काठमांडू में ही किसका मुख्यालय? सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में। ठीक है, सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में ही। और उसके बाद में जो महाकाली नदी है ना, ये किसकी सहायक नदी है? महाकाली घाघरा की सहायक नदी है। ठीक, तो महाकाली नदी है घाघरा की सहायक नदी है, और घाघरा आगे जाके गंगा में मिल जाती है। ठीक है, घाघरा आगे जाके गंगा में मिल जाती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि भारत और नेपाल के बीच किस नदी पर मोटर योग्य पुल बनाया जाएगा, तो महाकाली नदी पर मोटर योग्य पुल बनाया जा रहा है। ठीक है, महाकाली नदी पर मोटर योग्य पुल बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने वानसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो वानसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये किसका है? तो यह उत्तर कोरिया की मिसाइल है। उत्तर कोरिया की, देखिए उत्तर कोरिया की मिसाइल है। मिसाइल लॉन्च करने के मामले में उत्तर कोरिया, देख लीजिए कि अमेरिका को धमकाने के चक्कर में अमेरिका उत्तर कोरिया को धमकी देता है कि परमाणु बम में फेंक देंगे, ख़त्म कर देंगे, ऐसा वैसा। तो भाई कोई भी हो, तो वो कहता है उत्तर कोरिया कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। वही वाला हाल है। तो उत्तर कोरिया कहता है कि कम से कम अगर जो हम जाएंगे तो तुम्हारे मित्र मुल्क हैं, जापान, दक्षिण कोरिया और तुम्हारा गुआम पोर्ट, इन सब को हम दाग के एकदम ध्वस्त कर देंगे। उत्तर कोरिया यही कहता है कि एकदम उड़ा देंगे।
तुम हमको उड़ाने कह रहे हो, हम इनको सबको उड़ा देंगे। तो बैलिस्टिक मिसाइल बार बार परीक्षण करता रहता है। अब उत्तर कोरिया की बात आई है तो उत्तर कोरिया के बारे में जान लीजिए कि उत्तर कोरिया की जो राजधानी है प्योंगयांग है, ठीक है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, यहाँ की मुद्रा वान है, ठीक है। वान यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ पे भारत के जो राजदूत हैं उत्तर कोरिया के साथ, भारत के रिश्ते न ज़्यादा मतलब मित्रवत है न ज़्यादा शत्रुवत है, मतलब न्यूट्रल रिश्ते हैं, और न्यूट्रल रिश्ते होने भी चाहिए। ऐसे देश के साथ न्यूट्रल रिश्ते होने चाहिए, ठीक है। तो भारत के राजदूत कौन है? अतुल गौड सुरवे। कौन? अतुल गौड सुरवे। अतुल गौड सुरवे जो हैं भारत के राजदूत हैं उत्तर कोरिया में। अभी उत्तर कोरिया जो है ना, इसने ओलंपिक से आधिकारिक रूप से ओलंपिक में जाने से मना कर दिया था कोविड के कारण, ठीक है। और उसके बाद में आप देखते हैं कि उत्तर कोरिया ने अभी हाल ही में अपने देश में हंसने और रोने पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। हंसने और रोने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट ने एलआईसी की ब्रांड में एलआईसी को बीमा ब्रांड्स में विश्व स्तर पर किस स्थान पर सूचीबद्ध किया? मतलब जो बीमा ब्रांड्स है ना उनमें एलआईसी का स्थान पूछा है, तो एलआईसी का स्थान कौन सा है? एलआईसी का स्थान इसमें 10वां है, ठीक है। एलआईसी का स्थान 10वां है। एलआईसी के चेयरमैन कौन बने हैं अभी? एमआर कुमार। इनको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है एमआर कुमार को, ठीक है। एमआर कुमार जो है एलआईसी के चेयरमैन बने हैं। अगर जो एलआईसी का 10वां स्थान है तो पहले स्थान पर कौन है? तो चीन का जो इंश्योरेंस कंपनी है चीन की पिंग एन पिंग पिंग एन तो पिंग एन जो है चीन की, ये पहले नंबर पर है, ठीक है। ये फर्स्ट है, ठीक। और एलआईसी की बात आई है तो एलआईसी के द्वारा एक धन रेखा स्कीम शुरू की गई थी, ठीक। एलआईसी के द्वारा एक धन रेखा स्कीम शुरू की गई है जिसमें मिनिमम 2 लाख और मैक्सिमम जितना आप चाहें, प्रभु इच्छा तक जितना आप चाहें उतने का आप बीमा करवा सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अल्बर्ट झील संसाधन विकास परियोजना के लिए चर्चा में है, ठीक है। किन 2 देशों के बीच सीमा के रूप में अल्बर्ट बिल जो अल्बर्ट झील है यह स्थित है? तो अल्बर्ट झील जो है ये युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो डीआरसी जिसको बोलते हैं इसके बीच अवस्थित है। अब युगांडा की जो राजधानी है वो कंपाला है और डीआरसी की जो राजधानी है वो किंशासा है, ठीक है। और ये संसाधन विकास परियोजना, जो संसाधन विकास परियोजना है ना, इसमें होगा क्या कि इस झील से पेट्रोलियम निकाला जाएगा, तेल खदान, यहाँ से जो इस झील में तेल खदान है वहाँ से नेचुरल गैस निकाली जाएगी, ठीक है। नेचुरल गैस निकाले जाएंगे। इसके लिए चीन प्लस फ्रांस की ये साझा परियोजना है। अल्बर्ट झील में चीन और फ्रांस की साझा परियोजना है। तो अल्बर्ट झील परीक्षा पूछा जाए किन 2 देशों के बीच स्थित है, तो अल्बर्ट झील जो है वो युगांडा और डीआरसी के बीच स्थित है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। शासन में सुधार के लिए किस राज्य द्वारा प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया गया? तो प्रोजेक्ट सद्भावना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट सद्भावना असम राज्य के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। असम राज्य के द्वारा प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया गया है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं और जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं असम के। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है और डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है। डेहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी असम में ही है, ठीक। वन हैंड राइनो के लिए असम फेमस है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी यहीं पे बहती है, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें देखते हैं, आगे देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया दैट इज़ भारत, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पे आप देख रहे हैं जे साई दीपक। तो ये जो किताब है इंडिया दैट इज़ भारत, ये किसके द्वारा लिखा गया है? इंडिया दैट इज़ भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसके द्वारा लिखी गई है? जे साई दीपक के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, इंडिया दैट इज़ भारत, जे साई दीपक के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस क्रिकेटर को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 मिला? देखिए 2020 का जो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट था ना, खेल भावना पुरस्कार, वो महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया था, ठीक है। ये कौन है? ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं डेरिल मिशेल, ठीक। डेरिल मिशेल, इनको दिया गया है आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021, ठीक है। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 डेरिल मिशेल को दिया गया है, ठीक।
अब ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, ठीक। और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जो होते हैं इनको ब्लैक कैप्स भी कहते हैं, कभी कभी न्यूजीलैंड को ब्लैक कैप्स भी कहते हैं। और न्यूजीलैंड की एक पक्षी है कीवी, खाने वाला फल नहीं, कीवी जो पक्षी है, एक पक्षी है, कीवी उड़ नहीं सकता है, उसके नाम पे कभी कभी इनको कीवी भी कह दिया जाता है, कीवी, ठीक है। और न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो कौन है, क्या है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, ठीक है। और जेसिंडा आर्डन यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। आगे देखते हैं। श्रीलंका ने किस भारतीय कंपनी से 40,000 मीट्रिक टन पेट्रोल और डीजल ईच 40,000 मीट्रिक टन पेट्रोल और डीजल खरीदने का विकल्प चुना है, ठीक है। तो किसके साथ, मतलब किसके जरिए, जो कौन सी कंपनी से श्रीलंका खरीदेगा, तो ये खरीदेगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा जो श्रीलंका है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से 40,000 मीट्रिक टन पेट्रोल और डीजल खरीदेगा, ठीक है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है, इसके चेयरमैन कौन है, इसके चेयरमैन है श्रीकांत माधव वैद्य, क्या नाम है, श्रीकांत माधव वैद्य, ठीक है। और उसके बाद में जो HPCL है, ठीक, HPCL के वो कौन है, प्रमुख कौन है, तो इनका नाम है पुष्प कुमार जोशी, अभी हाल ही में बने हैं पुष्प कुमार जोशी, ठीक, पुष्पा नहीं, पुष्प, पुष्प कुमार जोशी। अब पुष्प से पुष्प कुमार दहल आप मत समझ लीजिएगा, जो नेपाल के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो पुष्प कुमार दहल प्रचंड पहले प्रधानमंत्री थे नेपाल के, वो नहीं, पुष्प कुमार जोशी, ठीक, आप याद रखिएगा, HPCL के पुष्प कुमार जोशी, ठीक है। पुष्प कुमार जोशी जो है ये HPCL के चेयरमैन हैं। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन कौन है, श्रीकांत माधव वैद्य, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। लॉरियास वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड के लिए किस भारतीय एथलीट को नामांकित किया गया है, मतलब क्या, कि लॉरियास जो स्पोर्ट अवार्ड होते हैं ना, बहुत प्रतिष्ठित स्पोर्ट अवार्ड है पूरी दुनिया में। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर मतलब ये खिलाड़ी सोया हुआ था, ऐसा मतलब समझ लीजिए कि ये अभी तक शांत था, लेकिन अचानक से ये जगा है और पूरी दुनिया इसको जानती है, पूरी दुनिया ऐसा जान गई, मतलब एक मैं वो बता रहा हूँ कि कोई जैसे सोया हुआ होता है, अचानक से उसको जगाया जाए और फिर धीरे से वो ऐसा नाम करे कि पूरी दुनिया जान जाए कि हाँ ये भी कोई है। तो लॉरियास वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड के लिए किस भारतीय एथलीट को नामांकित किया गया है, नामित किया गया है, तो नीरज चोपड़ा को नामित किया गया है, ठीक है। किसे, नीरज चोपड़ा को नामित किया गया है, ठीक। कौन नहीं जानता है कि नीरज चोपड़ा का वो 87.58 मीटर का भाला, ठीक, और 87.58 मीटर का भाला फेंक कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया नीरज चोपड़ा ने, जिसके बाद एक फिर उसी दिन बड़ी चर्चाओं में रहा कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, सारी चीज़ें चलती रहीं बहुत ही। और फिर उसके बाद में जो 8 तारीख का दिन था उसको भाला फेंक दिवस के रूप में भी घोषित कर दिया गया, ठीक, भाला फेंक दिवस के रूप में भी घोषित किया गया। तो जो नीरज चोपड़ा है, ठीक, नीरज चोपड़ा को लॉरियास वर्ल्ड ब्रेक थ्रू अवार्ड 2022 के लिए नामित किया गया। अभी इनको नामित किया गया है, मिला नहीं है, नामित किया गया भारतीय एथलीट को, ठीक है। अगला देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार किस शहर ने बेंगलुरु को भारत के स्टार्टअप राजधानी के रूप में प्रतिस्थापित किया है, तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार जो दिल्ली है ना, इसने बेंगलुरु को पहले भारत की स्टार्टअप राजधानी कहा जाता था, सबसे ज़्यादा स्टार्टअप जो होते हैं बेंगलुरु में शुरू होते हैं, ऐसा कहा जाता था। लेकिन कोविड के बाद क्या हुआ ना कि सबसे ज़्यादा स्टार्टअप जो हैं अप्रैल 2019 से लेके और दिसंबर 2021 का ये डाटा था, तो इसमें 1.5 साल का करीब करीब डाटा लिया गया। तो 1.5 साल में करीब करीब दिल्ली में 5,000 स्टार्टअप शुरू हुए, ठीक है, 5,000 स्टार्टअप दिल्ली में शुरू हुए, वहीं पे करीब 4500 स्टार्टअप बेंगलुरु में स्टार्ट हुए थे, ठीक है। तो इसलिए बेंगलुरु को रिप्लेस किसने कर दिया, दिल्ली ने बेंगलुरु को रिप्लेस कर दिया। इस वजह से अब भारत की स्टार्टअप राजधानी कौन बन गई है, तो भारत की स्टार्टअप राजधानी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार नई दिल्ली बन गई है, ठीक है। अगला देखते हैं कि फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटी जो है किस मंत्रालय की पहल है, जिसके तहत
एक नागरिक के कई डिजिटल आईडी को एक यूनिक आईडी के जरिए आपस में जोड़ा जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है और एक्सेस किया जा सकता है। आपको बताना है कि फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटी यह किस मंत्रालय की पहल है। अब पहले आप समझिए कि फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटी होता क्या है। इसमें क्या होगा ना, अभी जैसे आप कोई फॉर्म भरते हैं या कुछ करते हैं तो आपको, जैसे आप कोई कहीं पे कुछ अप्लाई करना है आपको, तो आपको पहले मांगेगा कि आप अपना आधार नंबर डालिए, ठीक, अपना आधार कार्ड नंबर डालिए, फिर अपना पैन नंबर डालिए, ठीक, उसके बाद फिर मांग लेगा कि आप अपना आप वो डालिए, बैंक पासबुक नंबर डालिए। उसके बाद में फिर आप अपना जो आपका कोई और कार्ड बना है, टैन कार्ड बना हुआ है या टैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब आप डालिए। तो सारी चीज़ों को अब एक जगह मर्ज करके एक फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटी बना दी जाएगी। इसके बाद क्या होगा ना कि आप सिर्फ एक यूनिक आईडी आपके पास होगी, आप उस यूनिक आईडी को डालिए, ठीक है। उसके बाद आपको कोई आईडी नहीं डालनी पड़ेगी। तो उसी को कहा गया फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज़, ठीक है। तो यह किस मंत्रालय की पहल है? तो यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल है, ठीक है। और वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो इनका नाम है अश्वनी वैष्णव। क्या नाम है? अश्वनी वैष्णव, ठीक। अश्वनी वैष्णव जो है ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट, दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट, इसका नाम क्या है? द जेट। नाम याद रखिएगा। द जेट किस शहर में लॉन्च की गई है? तो यह दुबई में लॉन्च की गई है, ठीक है। यूएई, दुबई में, ठीक। दुबई जो है यूएई में पड़ता है, तो यूएई में लॉन्च की गई है। अब यूएई की मुद्रा जो आई है, यूएई की मुद्रा क्या है? यूएई की मुद्रा क्या है? यूएई की मुद्रा है दिरहम, ठीक है। और यूएई में ही अगर जो आप देखें, दुबई जो है, दुबई में ही आईसीसी का मुख्यालय है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पे है? दुबई में ही है, ठीक है। और यूएई में हमारे राजदूत कौन है? तो इनका नाम है संजय सुधीर। क्या नाम है? संजय सुधीर। संजय सुधीर, ठीक। संजय सुधीर जो है वो यूएई में भारत के राजदूत हैं। आईसीसी का मुख्यालय भी यहीं पर है, यूएई में ही है, ठीक है। और यूएई में ही ये द जेट नाम से जो हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट है, इसका शुभारंभ किया गया है, लॉन्च किया गया है। और इसी के साथ हमारी करंट अफेयर की आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं कल के करंट अफेयर में। 8 फरवरी का जो करंट अफेयर होगा उसमें हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है, कुछ कमी है, कुछ सुधार करना है, सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स सभी के लिए खुला हुआ है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से वीडियो की रीच बढ़ती है। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल के वीडियो में, 8 फरवरी के वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।